हैं रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटीज के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, रेनिशा चेनानी है ऑलमाउंट गोल्ड की, और साथ ही बीबी मेहता ईडी हैं SEA के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड में बहुत तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है। लगातार तीसरे दिन गोल्ड के दाम कम हुए हैं। गिरावट की हैट्रिक लगाई है गोल्ड ने भी और सिल्वर ने भी। चांदी के दाम भी बहुत टूटे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि 3 दिन में करीब करीब 1200 रुपए गोल्ड के दाम गिर गए हैं, और चांदी में भी 3 दिन में करीब करीब 3500 रुपए की गिरावट आ गई है। गिरावट क्यों आई है? गिरावट इसलिए आई है क्योंकि एक तो डॉलर का इंडेक्स मजबूत हुआ, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। दूसरी बड़ी बात यह कि दुनिया भर में ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना बार बार बढ़ रही है, और अमेरिका में तो ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो मीटिंग होगी उसमें भी 0.75% इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि वहां के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद जॉब मार्केट को कोई डेंट नहीं पड़ा है ज्यादा, लिहाजा फेड और एग्रेसिव अप्रोच अपना सकता है महंगाई को काबू में करने के लिए। उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे में गोल्ड और गिरेगा, और क्या दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर से गोल्ड का भाव 50,000 रुपए के नीचे जाएगा? यह आज का हमारा सवाल है, और यही सवाल रेनिशा जी आपसे। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी रेनिशा से नहीं हो पा रहा है। कुणाल जी आप बताएं सर, क्या दिवाली पर 50,000 के नीचे गोल्ड मिल पाएगा? डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। 50,000 के नीचे जाएगा ऐसा मेरा व्यू नहीं है। मुझे लग रहा है ये जो वीक है तकरीबन $100 तक की रैली देखी है फ्रॉम द डाउन साइड, और ये एक रिट्रेसमेंट बोलो टेक्निकल या जो भी प्रॉफिट टेकिंग का हो, ओवरऑल गोल्ड के फंडामेंटल बहुत ज्यादा तेजी के है, और मेरी राय में गोल्ड ऊपर चला जाएगा आप कह रहे हैं। अच्छा रविंद्र जी, आप भी मानते हैं कि यहाँ से गोल्ड बाई करना चाहिए इस भाव पर? गुड मॉर्निंग विजय। आपको लगता है कि आज जो NFP डेटा है, आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है। आई थिंक ऑल आईज विल बी ऑन द FOMC मिनट्स टुडे, और PPI का डेटा भी इंपॉर्टेंट होगा, इन्फ्लेशन डेटा, रिटेल सेल्स डेटा, काफी कुछ है ये वीक में। बट मुझे लगता है कि जो जैसे आपने बताया कि 75 बेसिस पॉइंट का नवंबर मीटिंग में फेड का जो एक्सपेक्टेशन, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड, क्योंकि ऑलरेडी 75-80% चांसेस है। और अभी मेरे हिसाब से आगे जाके फेड का जो टाइटनिंग है वो थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो फैक्टर इन होगा, और गोल्ड को लोअर लेवल्स पर सपोर्ट मिल सकता है। मुझे लगता है कि फिर से एक बार हम 51,400 51,500 के लेवल्स देख सकते हैं। दिवाली के पहले 50,000 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अनटिल अनलेस इन्फ्लेशन डेटा सरप्राइज करता है। बट मुझे नहीं लगता है कि वो होगा, और हमें लगता है कि जैसा कुछ बाइंग जोन जैसे कुणाल ने बताया, और यहाँ पे फिर से री एंट्री करना है गोल्डन सिल्वर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है, गोल्ड खरीदना चाहिए। कुणाल जी ने यही बात कही, और इंट्राडे में कोटक की कॉल ये है कि 50,750 पे आप गोल्ड बाई करें। टारगेट होगा 51,050 का, और 50,600 रुपए के भाव पर आप गोल्ड में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये इंट्राडे में गोल्ड पर आपके लिए कॉल है। अब रेनिशा चेनानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेनिशा जी आप बताइए, क्या आपको ये उम्मीद है कि दिवाली पर 50,000 के नीचे गोल्ड मिल पाएगा? जी, इन कंटिन्यूएशन विद कुणाल एंड रविंद्र जो उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगी कल जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर 8% से ज्यादा इन्फ्लेशन आता है, जो YOY नंबर्स हैं, उससे हमें पता चलेगा कि आगे चल के फेड का क्या स्टैंड रहेगा। 25 बेसिस पॉइंट नवंबर मीटिंग में तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बट अगर 8% से ज्यादा इन्फ्लेशन आता है तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है गोल्ड में। आज और कल मुझे लगता है दोनों दिन प्राइजेस इसी रेंज में रहेंगे, क्योंकि नए ट्रेडर्स आना पसंद नहीं करेंगे इस मार्केट में। सभी इसी इन्फ्लेशन डेटा पर वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा लैकलस्टर मोमेंट रह सकता है। बट ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि हम अभी वी हैव ऑलरेडी मेड अ बॉटम जो 49,000 के आसपास बन चुका है। मुझे नहीं लगता प्राइसेस उसके नीचे वापस जाने चाहिए। एंड जो भी डिप्स मिलते हैं आजकल में, वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 50,500 के आसपास जो डिप्स अगर मिलते हैं तो बाइंग करना चाहिए। पोजिशनली मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। 52,500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार उसके ऊपर प्राइसेस ने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर हम एक बहुत ही अच्छी बुल रन देख सकते हैं। वो अच्छा बुल रन क्या होगा? आपका टारगेट अच्छे बुल रन के लिए क्या है? फिर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस 55,000 तक टच कर सकती है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। विद इन 6 मंथ आप कह रही हैं कि 55,000 का लेवल गोल्ड टच कर सकता है। अच्छी, ये बहुत ही बड़ी बात आप कह रही हैं, और देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन दिवाली के लिए
आप लोगों ने जो ये बात कही कि 50,000 के नीचे गोल्ड नहीं आएगा, इससे कंज्यूमर को बड़ी नाराजगी होगी आप लोगों के प्रति, क्योंकि जो लोग धनतेरस पर चाहते हैं कि गोल्ड थोड़ा सस्ता मिले, उन लोगों को आप लोगों ने आज थोड़ा निराश कर दिया है। कुणाल जी। वेल निराश तो ठीक है, बट यही फैक्ट है क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी जो वर्ल्ड में चल रहा है, बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एट हाइट्स, सो जस्ट डॉलर स्ट्रांग है उसके कारण गोल्ड नीचे आ रहा है, ये कोई रीजन नहीं है गोल्ड नहीं बाय करने का। तो अगर आप अपने आप को ये जो भी सब अनसर्टेनिटी है इसके सामने आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ऐसे टाइम में गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना मस्ट है। सो 200-500 रुपया घटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी इन्वेस्टर को। तो मैं एक्सपर्ट ये तो कह रहे हैं, यस, तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड में भी गिरावट की गुंजाइश नहीं है, मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो इसलिए आप शॉर्ट करने से एटलीस्ट बचें, ये राय तीनों एक्सपर्ट की है। अब आते हैं चांदी पर। चांदी में भी आप देखिए कि बहुत ही तेज गिरावट आई है, पिछले 3 दिन में 3500 रुपए चांदी के दाम कम हुए हैं। संक्षेप में बताएं रविंद्र जी, क्या चांदी का ये लेवल बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव लेवल है, खरीदना चाहिए चांदी? बिल्कुल मृत्युंजय, अगर हम प्राइस एक्शन भी देखें तो अराउंड 50 to 53,000 से प्राइसेस ने 62,000 के करीब एक हाई मार के आया है, और उसके बाद हमने एक 3,500-4,000 का एक करेक्शन देखा है। तो मेरे हिसाब से ये करेक्टिव मूव है, और जब तक कि चांदी 18.50 $18 के ऊपर है, आई थिंक इसमें अभी भी स्टीम बाकी है, और ये एक पहले का जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास आया है, तो आई थिंक एक अच्छी बाइंग जोन है ये। और मुझे लगता है कि जब तक कि फिर से 54,500 होल्ड है, यहाँ से बाइंग ही करना चाहिए। मुझे लगता है फिर से एक बार 60,000 से 61,000 का भाव अपने को दिख जाएगा, और अगर इस बार 62,000 निकल गया तो फिर 64,000 से लेके 65,000 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारा कुछ आज का मिनट्स और इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर डिपेंड है। अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट कर जाता है तो आई थिंक विद इन नेक्स्ट वीक वी माइट सी अ गुड अप मूव इन गोल्ड। ओके, तो 58,000 पर आज के लिए बाइंग का लेवल, 58,600 का टारगेट आज के लिए, लेकिन आगे के लिए 60,000 से ऊपर के भी टारगेट चांदी में दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिनिशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग काफी तेज हो गई है, और जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि काफी तेज हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री में एक बार फिर से हलचल है। लगातार अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से लेटर लिखे जा रहे हैं सरकार को कि ड्यूटी बढ़ाई जाए, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त आप देखिए सोयाबीन का अराइवल चालू हो चुका है, और सोयाबीन के दाम और मूंगफली के दाम, जो दो बड़े क्रॉप हैं खरीफ के ऑयल सीड के, उसके दाम अब एमएसपी के करीब आते हुए दिख रहे हैं। लिहाजा इंडस्ट्री की ये दलील है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ती है, फ्यूचर ट्रेडिंग फिर से शुरू नहीं होती है और स्टॉक लिमिट नहीं हटती है, तो किसानों को नुकसान हो सकता है, कम भाव पर बेचना पड़ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एससीए के ईडी बीबी मेहता जुड़ चुके हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग बड़ी जल्दी में है सर, क्यों बार बार ये डिमांड हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि ड्यूटी बढ़ा दी जाए, स्टॉक लिमिट हटा दी जाए, फ्यूचर ट्रेड शुरू कर दिया जाए? भाई, आपको एक हेल्दी इंडस्ट्री चाहिए। अब तक हमने लास्ट 1 साल में अर्बन कंज्यूमर काफी पैम्पर किया है, और जब भी प्राइस इतनी ऊपर चली गई थी तो अपने ड्यूटी कम करते गए, ठीक था क्योंकि कंज्यूमर ने हित में था। पर अभी आप देखें तो 5 महीने में लिटरली सीपीओ आरबीडी ओली सबके प्राइस 50% से नीचे चला गया है। और अभी वक्त आया है कि हम किसान की तरफ देखें। आज किसान अच्छी क्रॉप ला रहे हैं, जो सोयाबीन का जो नंबर आ रहा है 120 लाख के करीब है। सिमिलरली ग्राउंडनट के भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, और किसान को भी ऐसा लगता है कि जब हम माल लेके आते हैं मंडी में तभी भाव टूट जाते हैं, तो उसके सपोर्ट के आज किसान को भी हम सपोर्ट करें, और उसके लिए 2-3 चीज जरूरत है। एक तो है ड्यूटी आप बढ़ाइए, 10-15% जो भी ड्यूटी आपने लिखा है 10%, आई डोंट नो कहां से आप नंबर लाए हैं, तो 10-15% ड्यूटी सीपीओ में बढ़नी चाहिए। रिफाइंड ऑयल में भी बढ़नी चाहिए, रिफाइंड पाम ऑयल में कम से कम, और गैप रखना चाहिए 10 से 15% का। रिफाइंड ऑयल और क्रूड पाम ऑयल में डिफरेंस होना जरूरी है। स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर में आज क्या हो रहा है, स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर की वजह से आज किसान अपना माल जब भी मंडी में लाता है तो मेजर कौन माल करता है, एक तो क्रशर लेता है और दूसरा बिग कॉर्पोरेट ले लेते हैं, तो वो भाव को एक टेका मिल जाता है। अभी जो स्टोरेज कंट्रोल की वजह से खाली इंडस्ट्री माल ले सकती है, अपने बिग कॉर्पोरेट माल नहीं ली, अगर वो लेना चालू करे तो भाव को सपोर्ट मिल जाएगा।
आज सोयाबीन की जो एमएसपी है 4,350 और जो मंडी के भाव में 4,700 4,600 पे चल रहा है, और हो सकता है कि अभी एरल पीक हो रहा है तो एमएसपी को टच हो जाएगा। तो अच्छा। किसान को भी लगेगा कि हमको जब ये हमने सोविंग किया तभी क्या दाम थे और अभी क्या है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो दाम और गिर जाएंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। ठीक बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बात तो ठीक है आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कितनी संभावना आपको दिख रही है कि सरकार जल्द आपकी मांग को मान लेगी? कोई बातचीत, ताजा बातचीत हुई हो? ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई, पर हमारा कम्युनिकेशन तो गवर्नमेंट के साथ चलता ही रहता है। हम अपडेट भी गवर्नमेंट को रेगुलर करता है क्या इंडस्ट्री में चल रहा है और क्या इंडस्ट्री की सूचना है, वो हम तो रेगुलर कर रहे थे। इसमें नई कोई चीज नहीं होती है। हर वीकली 10 दिन में हमारा जो संपर्क है, कम्युनिकेशन है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कम्युनिकेशन आता रहता है भाई क्या सिचुएशन है। मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव। यहाँ पहले हम कभी सोचा नहीं था, सामने से आज गवर्नमेंट की पूछती भाई क्या सिचुएशन इंडस्ट्री, क्या आपका सुलह सजन है, एंड दे डू कंसीडर। तो छोटा सवाल एक सर, एक मेहता जी, छोटा सवाल आपसे ये कि कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि ठीक है आप लोगों की डिमांड की भाई किसानों को तो अच्छा भाव मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि त्योहारों के दौरान अगर ड्यूटी बढ़ गई तो अगर फिर दाम बढ़ गए खाने के तेल के, तो ऐसी कोई संभावना है क्या? देखिए, रुपी डेप्रिसिएट हुआ, अभी जैसे एससी का 82 हो गया है, उसके और लास्ट में क्रूड के भाव बढ़े, उसके वजह से मार्केट लास्ट 1 वीक में ऊपर गई है, उसमें डाउट नहीं है। मगर इतने दाम जो गिरे हैं, अगर उसमें 2-5 रुपया का फर्क पड़े भी, अगर सोयाबीन ऑयल 10-5 रुपए महंगा हो, या तो जो पहले हमने जो देखा था भाव उसे आधे हो गए, आधे में अगर 5% या 10% का Right, sir. बढ़ोतरी हो तो हाँ। कोई कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर किसान को डेफिनेटली फर्क और पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा कि दाम 5-10 रुपए अगर बढ़ भी जाते हैं तो जो कि दाम बहुत गिर गए हैं तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। जी मेरी राय में क्रूड के फंडामेंटल कोई मंदी के नहीं है। पिछले हफ्ते शानदार तेजी के बाद एक बाउंस बैक, एक करेक्शन आते हुए देखा है हमने प्रॉफिट टेकिंग के नाम से। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल क्रूड में कोई लंबी गिरावट नहीं आएगी। 7300 के आसपास आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं 7450 के टारगेट के लिए, और 7220 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पर आप क्लियर है, आप कह रहे हैं कि बाई कर सकते हैं इस लेवल पे, एक बाउंस बैक यहाँ पर कच्चे तेल में आ सकता है। संक्षेप में बताएं 30 सेकंड में रविंद्र जी, कॉपर में आज के लिए बाय या सेल? कॉपर में बाई करना चाहिए, लोअर लेवल्स पे सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये 655 656 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 660 तक आ सकता है, और उसके ऊपर 665 का टारगेट भी हम कॉपर में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारा ही बेस मेटल्स में बाउंस बैक लग रहा है, और डिप्स पे बाइंग करने की स्ट्रेटेजी बेटर होगी। तो कॉपर में बाई की कॉल आप नोट कर लें। कॉल 655 के टारगेट के लिए आप 647 के स्तर पर बाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका लेकिन टारगेट आ गया है सर, टारगेट 655 आ गया सर। बिल्कुल मृत्युंजय, मेरे हिसाब से 656 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो मैं टारगेट को एक्सटेंड करूंगा टुवर्ड 658 660 का। ओके, तो 660 तक का ऊपर में टारगेट रहेगा कॉपर में, इसको आप नोट कर लें। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। लेकिन अभी भारतीय बाजारों में उसका पिकअप होना बाकी है। करीब करीब आधे % तक के गेन जो आपको निफ्टी में नजर आ रहे हैं। निफ्टी 500, बैंक निफ्टी बहुत ही सुस्त कारोबार है, लेकिन इंडेक्स अगर आप देखें तो हरे निशान में हल्की खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक सबसे पहले देख लेते हैं। बीपीसीएल का आपने जिक्र किया, 3% की तेजी यहाँ पर देखी जा रही है। पावर ग्रिड ठीक ठाक चल रहा है। कोल इंडिया में बस है, 2.5% की तेजी है। बजाज ऑटो, एचसीएल टेक एक कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर बढ़त देखी जा रही है। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो अदानी एंटरप्राइज, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर थोड़ा सा दबाव, बड़ी गिरावट नहीं है। 1 से लेकर 3% का कट आपको यहाँ पर नजर आएगा। नतीजों से पहले सबकी नजरें 2 स्टॉक पर है, एचसीएल टेक और विप्रो, यहाँ पर सबका ध्यान रहेगा। फिलहाल अगर आप देखें तो दोनों मामूली बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। एचसीएल टेक एक्सेप्शन है, 2% की तेजी यहाँ पर आपको देखी जा रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स हर बार की तरह सबसे ज्यादा एक्शन यहीं पर नजर आएगा। जेबीएम ऑटो, इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिलहाल आप देखिए 9-9.5% तक बड़े गेंज स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। त्रिवेणी टर्बाइन लगातार चल रहा है, और आईडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर भी आपकी खास नजर होनी चाहिए। 4.5 से 5% तक के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मझगांव डॉक कल बड़ा करेक्शन था, 7-8% लुढ़का था दिन के दौरान, आज थोड़ी बहुत रिकवरी का प्रयास है। 4% की तेजी यहाँ पर देखी जा रही है। थर्मैक्स 5.5% लुढ़क चुका है। एलजी इक्विपमेंट्स, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, राइट्स और एस्टर्न डीएम, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर हल्की गिरावट देखी जा रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार का मूड माहौल काफी हद तक स्टेबल है।
ओके, तो काफी हद तक स्टेबल है बाजार का मूड माहौल। लेकिन आशीष, आपने मार्केट अपडेट तो दे दिया, लेकिन हमने देखा है कि कई एक पॉकेट्स में यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल रही है, उनमें से शायद रियल एस्टेट भी एक है। आप बने रहिए, उस पर मैं आपसे अपडेट लूंगी और चेक भी लूंगी। लेकिन इसी बीच, क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है और आईटी कंपनी HCL टेक के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, तो नंबर्स कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए, नतीजों के सीजन का आगाज हो गया है, HCL टेक क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, टीसीएस के नंबर्स जितने एक्सपेक्टेड थे अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आते हुए नजर आए थे। ऑपरेशनली इनफैक्ट नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले थे और आज HCL टेक बाजार बंद होने के बाद अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें सबसे पहले तो डॉलर आया, देखिए ऑलमोस्ट 0.2% बढ़कर हम 307.5 ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं डॉलर आय के फ्रंट पर, और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वहां पर भी थोड़ी